आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और पीवाईक्यू और एमसीक्यू की इस श्रृंखला में आज हमारा ये 11वां एपिसोड है। तो चलिए हम तैयारी करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट, जो कि जून 2025 की तैयारी के लिए है। और इसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखा है और जो भी इम्पोर्टेंट है उन सबको रखा है मैंने। तो आप इसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से एग्ज़ाम का एक काउंटडाउन चल रहा है तो उसमें आपका ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये पिछले साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो नेट एस्पिरेंट हैं और 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ये आपको बताना है। यहाँ कोड दिया गया है, इसमें से बताना आपको। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम की कौन सी बातें जो है वो सही है? ए है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी है हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ई है जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ये रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सी और डी। यानी कि रहीम के बारे में कहा कि ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। कि उस ये आपको इसमें ये बताना है कि कौन से उपन्यास में जो कथा स्रोत है वो किस शताब्दी से लिए गए हैं, मतलब किस समय से लिया गया है, उसकी पृष्ठभूमि। तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा अनाम दास का पोथा जो है वो औपनिषदिक काल से है। अनाम दास का पोथा ये औपनिषदिक काल से है। यहाँ से ये औपनिषदिक काल से है, यानी इसका जो है वो ए का है ये। और ये पुनर्वा जो है वो 4वीं शताब्दी से है, यानी कि ये बी का उत्तर है आपका। और सी में है वाण भट्ट की आत्मकथा, ये आपका 6ठी 7वीं शताब्दी से है। ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। डी है चारु चंद्रलेख, और ये है आपका 12वीं 13वीं शताब्दी से। तो इस तरह से आप देखिए ये उपन्यासों की कथा स्रोत जो है वो ऐसे है। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है बी और सी, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये जो है उत्तर छायावाद से संबंध है इनका। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे भी आपको
ग्रंथ, और इधर साइड में लिखा हुआ है ये ग्रंथ का नाम और ये रचनाकार है, इसमें इनको सुमेलित करना है। तो पेरू इप्सिस की जो रचना है वो है, पेरू इप्सिस किसकी रचना है? ये पेरी इप्सुस जो है वे लॉन्जाइनस की रचना है, यानी इसका ए उत्तर है। सेक्रेट वुड जो है वो बहुत ही फेमस ग्रंथ है और ये टी.एस. इलियट की है। पोएटिक्स जो है वो अरस्तु का है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन सब के राइटर के नाम आपको याद होने ही चाहिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये भी एक फेमस है और ये कॉलरिज का है, ये कॉलरिज का लिखा हुआ है और ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? ये सभी याद रखिएगा कि ये सभी छायावादी कवि है। तो उसमें से उन्होंने किस कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। सबके अपने अपने मत है, तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो उन्होंने महादेवी वर्मा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है रहस्यवाद के मूल अर्थ में। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग में यह संवाद जो है वो किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। सही जवाब बताना आपको। विदुर, विदुर का ये कथन है और ये कथन विदुर किससे कहते हैं? गांधारी से, ये गांधारी से कहते हैं विदुर। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के हो गए थे? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद के बारे में बता रहा है, तो इसका सही जवाब होगा निम्बार्क संप्रदाय के। वो वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी? 4 ऑप्शन है, ये सही उत्तर है इसका मंडियाली। मंडियाली जो है वो राजस्थान की नहीं है, बाकी मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये तीनों राजस्थान की बोलियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध रखता है? मैं नीर भरी दुख की बदली ये सांध्य गीत का है। सांध्य गीत ये काव्य संग्रह है और उसी में ये गीत है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? पहला, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में कृत्रिमता और आर्यवाद के कवियों की देन है। भाषा में जो कृत्रिमता है वो आर्यवाद के कवियों की देन है। और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो ये भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन वर्ड्सवर्थ का नहीं है। और बाकी जो ये तीनों कथन है ये भी आप देखिए कि यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट कथन मिल रहे हैं वर्ड्सवर्थ के, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि ये तीनों जो कथन है ये वर्ड्सवर्थ के हैं और ये एक कथन बस उनका नहीं है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पंथों में मिलते हैं, यहाँ पे होना चाहिए, पंथों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदि काल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? यह जो कथन है ये किसका है? 4 ऑप्शन है, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। रामचंद्र शुक्ल। एनटीए के एग्जाम में जो भी ये कथन का वाले प्रश्न जो आते हैं कि ये कथन किसका है, तो उसमें अगर आपको
देखेंगे तो ज्यादातर कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल के पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के जो भी कथन हो तो उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझकर उसको जरूर से याद कर लीजिए। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? दौलत राम आजाद और ये झूठा सच उपन्यास का एक पात्र है और ये किस राजनीतिक दल का सदस्य है ये पूछा जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि झूठा सच में दौलत राम आजाद जो है ये झूठा सच उपन्यास का पात्र है। और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या जनसंघ। किसका था सदस्य ये? कम्युनिस्ट पार्टी का। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ये भी याद रखिए कि ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है और ये हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। तो ये प्रश्न में से ही एक नया प्रश्न तैयार हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि पीवाईक्यू में ये जो पूछा जाता है तो हो सकता है कि अगली बार जो है वो इसको ये पूछ दे, ये कथन देकर पूछ दे कि ये रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किस आचार्य का है। तो आप पीवाईक्यू इसलिए हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम अगले एग्जाम में आ जाए। ये क्या होता है कि ये जो प्रश्न है इस एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाकर आपको अगले एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसलिए प्रश्न को और उत्तर को दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिए और आप हर प्रश्न को ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस प्रश्न से और कितने नए प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, चलिए देखते हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकरण 1, 2 और 3, 4। तो इसमें से किस प्रकरण में कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 प्रकरण हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है ये 4 प्रकरण है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब है रामचंद्र शुक्ल का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो इस किताब में ये 4 प्रकरण है और इसमें से किस प्रकरण में ये पंक्ति कही गई है? तो ये प्रकरण 4 में कही गई है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये जो है कछुआ धर्म निबंध है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जी का है। तो इससे ये निबंध से ये पंक्ति जो है उस निबंध से उद्धृत है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये 4 रचनाकार हैं, केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। तो इनका जन्म काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। सही उत्तर होगा सबसे पहले केशवदास, फिर बिहारी, फिर मतीराम, उसके बाद घनानंद। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपरता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? 4 ऑप्शन है, अभिनव गुप्त, अभिनय शंकुक, भट्टलोलट और भट्टनायक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है भट्टलोलट ने तदुपरता अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किया है। किस चीज के लिए? रस की प्रस्तुति के लिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये भी बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही इसका भी सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल ही होगा। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ और पिता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों ही रचनाएं आपके यूजीसी पाठ्यक्रम में, नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बताने में। सही उत्तर है ए और सी।
भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ये क्या करती हैं? भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं। जो प्रशासन व्यवस्था की खामियां हैं उसको उजागर करती हैं ये दोनों रचनाएं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? पहला, खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, या मुख्य स्त्री पात्र सतीत्व। ये इसमें से किस पक्ष को वो उपेक्षित मानती हैं? और इसका सही जवाब होगा मुख्य स्त्री पात्र सतीत्व। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जो है वो जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये पंक्ति किस रचना से संबंधित है। चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। और इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की है। और ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? चार ऑप्शन है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु का एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। ये प्रिय प्रवास के बारे में उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने जो कुछ भी कहा है उसमें से ये चार पंक्तियां दी हुई हैं और इसमें से कोई एक पंक्ति है जो कि गलत है। तो आपको इसमें बताना है कौन सी पंक्ति गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ये, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि प्रिय प्रवास की कथा वस्तु जो है वो एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगी पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन जो है वो किसका है? चार ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। और इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा का कथन है। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कर और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कर ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? चार ऑप्शन है, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। यहाँ भी इस प्रश्न में आपको एक और नए प्रश्न का जन्म हो सकता है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन आप याद ध्यान रखिएगा कि आपको बच्चन सिंह की एक इंपॉर्टेंट पंक्ति मिल रही है। और दूसरा ये पूछा जा सकता है इसका उत्तर, जैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन के संबंध में ये कहा गया है और हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि नागार्जुन जो थे वो प्रकृति से घुमक्कर थे, जन्म से कवि थे और उनके विचार कौन से थे? मार्क्सवादी। वे मार्क्सवादी विचारधारा को मानते थे, लेकिन कभी कभी क्या है उसके बाहर भी झांक लेते थे। तो ये सब चीजें हमें एक लेखक के बारे में पता चलती है और इससे कई प्रश्न, जो नए प्रश्न हैं वो जन्म लेते हैं। हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमिलित कीजिए। जो ये लोक मंचीय रूप है यानी कि एक तरह का जो इसे लोकगीत या लोक नृत्य ऐसा कहा जा सकता है, तो ये बताना आपको कि ये किस राज्य से संबंध रखता है। जिसका सही उत्तर है ये सांग जो है ये हरियाणा का है।
और ये विदेशिया जो है ये बिहार का है। विदेशिया ये एक प्रकार का लोकगीत है जो ये बिहार का है। माच, माच जो है ये मध्य प्रदेश का है। ख्याल ये राजस्थान का है। ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? रोमा रोला की कौन सी कृति है? 4 ऑप्शन है। बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, या अकाल पुरुष गांधी। तो इसमें से कौन सा सही है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये जो है ये कृति रोमा रोला की है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? 4 ऑप्शन है। मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। और इसका सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह। और यहाँ इस प्रश्न में भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कई नए प्रश्न छुपे हुए हैं जो कि हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको पूछा जाए। जैसे कि भाषा भूषण किसका ग्रंथ है, ये तो हमें पता चलेगा कि महाराज जसवंत सिंह का है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये रीतिकालीन कवि हैं और ये एक पाठ्य ग्रंथ है। तो ये सारी चीजें हमें एक प्रश्न से पता चलता है। तो ये पीवाईक्यू को जो रीड करने का तरीका होता है ये यही होता है। ये नहीं कि पीवाईक्यू सीधे सीधे आप रट जाएंगे तो इससे नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो पिछले साल के प्रश्न है वो मतलब सेम टू सेम अगले साल पूछा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें से उस पुराने प्रश्न से नए प्रश्न बना करके प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। ये इन सब का क्या है प्रकाशन काल? तो सबसे पहले है गर्म राख, उसके बाद भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और फिर मानस का हंस। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? इनमें से कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगरी, राजस्थानी, गोंडवी। तो सही उत्तर है इसका नेपाली भाषा। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सही उत्तर है इसका 351। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? बनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, या जूही की कली। सही उत्तर है इसका जूही की कली। तीसरी कसम कहानी में गारीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तीसरी कसम में 3 कसम खाई थी ना हीरामन ने, तो कौन सी कसम है इन चारों में जो उसने नहीं खाई थी? पहला कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, या बांस। यानी कि कंपनी की औरत को नहीं अपने गाड़ी में ला देगा,
दुल्हन की डोली नहीं ला देगा, चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा, या बांस नहीं ला देगा। इसमें से कौन सी कसम था जो उसने नहीं खाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दुल्हन की डोली। और ये तीनों जो है, ये तीनों कसम उसने खा ली लास्ट तक। सबसे पहले उसने कसम खाई थी कि वो अपने गाड़ी में चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा। उसके बाद कसम खाई कि बांस नहीं ला देगा। और उसके सबसे अंत में कसम खाई कि कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो इन तीनों कसम का क्रम भी जरूर से आप याद रखिएगा कि पहली कसम, दूसरी कसम और तीसरी कसम कौन कौन सी थी। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिसमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगुरी। सही उत्तर बताइएगा इसका। धूमिल, यह धूमिल की पंक्ति है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। इन काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित करना है। सबसे पहले है जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है भारत भारती, ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी। और चौथा है प्रथम रश्मि, ये 1919 में प्रकाशित हुई थी। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध रखता है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। और ये चारों कहानी जो है वो आपके यूजीसी नेट सिलेबस की ही कहानी है। जो 21 कहानियां हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में, तो उसमें से ये चारों कहानियां हैं। तो आप बताइए कि ये एक पंक्ति किस कहानी की है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, और ये है आकाशदीप कहानी की पंक्ति है। अब आप ये बताइएगा कमेंट करके कि ये पंक्ति किसने कहा था, कौन किससे कहता है कि क्या स्त्री होना पाप है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? चार रचनाएं हैं: काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण। और इन चारों का सही अनुक्रम बताना है रचना काल यानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। और इसका सही उत्तर है ये: सबसे पहले नाट्यशास्त्र, फिर काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, उसके बाद साहित्य दर्पण। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ये जो काव्य पंक्तियां हैं, तो आप इनको रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। और ये पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। ये पंक्ति किसकी है? यह है धूमिल की पंक्ति। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। और ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे शर्मा वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या नगेंद्र। किस लेखक का ये कथन है? यह है रामविलास शर्मा का कथन है।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास। और बाकी ये तीनों जो है ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं और ये नाभादास नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? इसमें इन चारों में से कौन सी बातें हैं जो तमस उपन्यास की सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर है ये विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? चार ऑप्शन है, परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी। और इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। इनका संबंध मार्क्सवाद से है और बाकी इन लोगों का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये बताना आपको जन्म काल के अनुसार, जायसी, सूरदास, तुलसी और रहीम के बारे में, इनके जन्म काल के अनुसार। और सही उत्तर होगा सी, सूरदास। सबसे पहले सूरदास का जन्म हुआ, फिर जायसी का, फिर तुलसी और उसके बाद रहीम। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? किस उपन्यास में? अमृत और विष, खंजर नयन, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल। तो यहाँ पर ये सही उत्तर होगा मानस का हंस। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं आता है, तो आप ऑप्शन देखिए। अगर ऑप्शन में, अगर 4 ऑप्शन में सिर्फ एक रचना ऐसी है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो यकीन मानिए 99% तक वो उत्तर ही सही होगा, वो ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ से आप जो है वो तुक्का लगाने का अगर करते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, इस तरह का आप सोच सकते हैं। कॉलरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? कॉलरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत या आनंदवादी सिद्धांत? सही उत्तर है जैववादी सिद्धांत। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। और ये चारों नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। ये जो पंक्ति है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका का है। तो भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर किसी भी रचना के पहले भूमिका लिखी है तो उसे जरूर आप पढ़िए। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक के रचयिता 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। और इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कलि कौतुक। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त का पंक्ति है किस कवि की है? ये किस कवि की पंक्ति है? कबीर, नामदेव, रैदास या मलुकदास? और इसका सही उत्तर है नामदेव। ये नामदेव की पंक्ति है। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसे माना है? 4 ऑप्शन है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणचित्त। और सही उत्तर इसका क्या है? रस ध्वनि। रस ध्वनि को क्या माना है? ध्वनि की आत्मा माना है। किसने? आनंदवर्धन ने। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हैं इस तरफ और इधर रचनाकार है, इसको सुमेलित करना है।
सबसे पहले है प्राकृत प्रकाश, और ये किसकी रचना है? ये है वररुचि की रचना। उसके बाद है श्रावकाचार, और ये है देवसेन की रचना। और ये प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि ये एक इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है? ये जैनाचार्य मेरुतंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध, ये है सोमप्रभ सूरी की रचना। ये इसका सही उत्तर है। बैठे हुए सुगत आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? किस जगह का, मतलब किस पुस्तक में, किस परिदृश्य का वर्णन है, ये आपको बताना है। पहला है साकेत में चित्रकूट का दृश्य, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का दृश्य, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का दृश्य, या कामायनी में सारस्वत प्रदेश का जिक्र जो दृश्य है। और इसका सही उत्तर है रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का दृश्य। तो हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं, और आप वीडियो को जरूर से आप देखिएगा ये अंत तक, और साथ ही अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।